हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन क्लासरूम। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन। हम भारत के भूगोल की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने अगर हिमालय की उत्पत्ति वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यूट्यूब के चैनल में जाकर देख सकते हैं हमारे। अब हम देखते हैं भारत का भौतिक विभाजन। तो भारत की जो भूमि है वो बहुत अधिक विभिन्नताओं वाली है, ये तो हर कोई जानता है। इसमें बहुत ज़्यादा ही जो है ना अलग अलग जगहों पे क्या मिलती है, हमें विभिन्नता देखने को मिलती है। इसलिए क्या कहा जाता है, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसको अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है, क्योंकि कहीं हमें मरुस्थल देखने को मिलेंगे, कहीं मैदानी क्षेत्र है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदियाँ है। ठीक, तो इस प्रकार क्या है कि भारत जो है वो अलग अलग टाइप के भूभागों में बटा हुआ है। तो जैसे कि हम देख लेते हैं, पहले क्या है, देखो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हिमालय की पर्वत श्रृंखला कहाँ है? नॉर्थ में है। साउथ में क्या रहते हैं? द्वीप है, प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय मैदान है। ये सब कहाँ पड़ रहे हैं? साउथ में पड़ रहे हैं। और उत्तर में और क्या है? देखो उत्तरी भारत का मैदान, ये मैदानी इलाका है। देखो ये मैदानी इलाका अलग कर रहा है, ये पहाड़ी इलाका है। और क्या है, देखो मरुस्थलीय क्षेत्र भी है भारत में। इधर का जो एरिया है, ठीक है, ये जो पश्चिमी एरिया है भारत का, वो किससे है बना हुआ है? वो मरुस्थलीय क्षेत्र से भरा पड़ा है। और तटीय मैदान जो है वो किसको कहा जाता है? समुद्र तट के किनारे वाले क्षेत्र को कहा जाता है तटीय मैदान। द्वीप समूह भी है हमारे भारत में। देखो द्वीप समूह, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सब द्वीप समूह के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम जो भी वर्गीकरण यहाँ पर किए इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, अभी पहले हम देखते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। अब हिमालय को उसके निर्माण और नदियों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अगर आपने हिमालय की उत्पत्ति वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके आप देख सकते हैं, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, उसमें जाकर भी आप देख सकते हैं। चलिए अब हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और हिमालय के बारे में अध्ययन करते हैं। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति हुई थी उसके पीछे कौन सा सिद्धांत है। हमने पहले भी देखा था कि हिमालय पर्वत की जब उत्पत्ति हुई थी वो कैसे हुई थी? दो प्लेटों के आपस में टकराने से हुई थी। कौन कौन सी प्लेट थी वो? यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट। अब देखो इस पे पीछे थ्योरी और कौन कौन से भूवैज्ञानिकों ने थ्योरी दिया है वो देखते हैं। जैसे भूवैज्ञानिक है कोबर, उन्होंने कौन सी सिद्धांत दिया था? उन्होंने दिया था भूसन्नति के सिद्धांत को माना था उन्होंने। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, देखो ये हमको यहाँ पे दिख रहा है गोंडवाना लैंड और ये है अंगारा लैंड, ये दोनों के बीच में क्या है, बहुत सारी नदियाँ बहती थी। अब नदियाँ जो है वो कहाँ मिलती थी? आकर तैथिस सागर में मिलती थी। नदियाँ जब बहती है तो वो क्या लाती है? अपने साथ अवसाद लेके आती है। तो उन अवसादों का क्या होता है? निक्षेपण होता है। कहाँ पर होता है? तैथिस सागर में निक्षेपण होता है। अब जिससे क्या होता है, तैथिस जो है भूसन्नति का मलबा जमा हो जाता है। तैथिस सागर में क्या होते जा रहा है? नदियों के द्वारा अवसाद लाए जा रहे हैं और क्या हो रहा है, यहाँ पर मलबा इकट्ठा होते जा रहा है। अब जैसे जैसे मलबा इकट्ठा होगा क्या होगा, यहाँ पर देखो ये जो है दोनों जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आपस में क्या होते, दोनों लैंड मिलते हैं, बीच में नदियाँ बह रही है, इसमें से मलबा जो है वो ऊपर की ओर उठते जा रहा है। तो फिर क्या होता है ये देखते हैं हम। देखो ये जो है यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में टकराई और किसका निर्माण हो गया? यहाँ पर वलित पर्वत यानी मोड़दार पर्वत हिमालय की श्रृंखला का निर्माण हो गया। ठीक है, हिमालय को इसलिए वलित पर्वत भी कहा जाता है क्योंकि ये मोड़दार पर्वत है। अब देखो जो हिमालय के जो पूर्वी छोर है वो क्या होता है, दक्षिणवर्ती मोड़ को क्या कहा गया है? यहाँ पर सुलेमान पर्वत कहा गया है। सुलेमान पर्वत कहाँ पर स्थित होगा? ये होगा पाकिस्तान में। अब हिमालय का जो हिस्सा है वो अफगानिस्तान में भी है, उसको कौन सा पर्वत कहा जाता है? उसको कहा जाता है हिंदू कुश पर्वत कहा गया है। तो हमने देख लिया हिमालय की उत्पत्ति और इसके जो पर्वत का निर्माण हुआ है कहाँ कहाँ हुआ है वो हमने देख लिया। इंडिया में ही नहीं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, इन सब जगहों पे हिमालय पर्वत के देखने को मिलते हैं हमको। ठीक है, अब देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो कहाँ कहाँ फैली हुई है। उत्तर में तो है ही, साथ में ही ये उत्तर पूर्वी पर्वतमाला की भी निर्माण करती है।
देखो यहाँ मैप में हम एकदम क्लियरली दे सकते हैं हिमालय की जो श्रृंखला है वो कहाँ कहाँ पर है। नॉर्थ में दिख रहा है इंडिया में, और साथ में कहाँ पर है, ये नॉर्थ ईस्ट में भी दिख रहा है ये। अब ये जो है भारत की उत्तरी सीमा पे विस्तृत हिमालय विश्व का क्या है, ये सर्वाधिक ऊंचा और नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। ये बहुत यानी कि नया कहा गया है। क्यों? क्योंकि इंडियन प्लेट जो है वो खसक के कहाँ पहुंची थी, यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, तब जाके इस पर्वत का निर्माण हुआ था। तो इस प्रक्रिया में भी करोड़ों साल लग गए थे, ठीक है। लेकिन इनको क्या कहा गया है, फिर भी नवीनतम कहा गया, क्योंकि बाकी पर्वत श्रृंखला का निर्माण जो है इसके पूर्व हो चुका था। और ये जो है वो सर्वाधिक ऊंचा है। पूरे विश्व में सर्वाधिक ऊंचा कौन सा है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला ही है। क्योंकि सबसे ऊंची चोटी जो है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, वो भी कहाँ पर है, हिमालय पर्वत पर ही स्थित है। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो पश्चिम से लेके पूर्व तक फैली हुई है। पश्चिम में सिंधु नदी से लेके पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक क्या बनाता है, ये अर्धवृत्त के रूप में फैला हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर है, यानी कम से कम 2500 किलोमीटर लगभग, इतनी लंबा पर्वत है। और ये श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला है हिमालय की। हिमालय पर्वत का कुल क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो ये है 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर आएगा। इसमें 6400 मीटर से भी अधिक ऊंचाई की कितनी चोटियां देखने को मिलती है, तो 92 चोटियां है। बहुत सारी चोटियां जो जिनकी लगभग ऊंचाई जो है वो कितनी है, 6400 मीटर के आसपास है या उससे अधिक भी है। हिमालय पर्वत की जो चौड़ाई है वो पश्चिम में क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने की ओर क्या हो जाती है, घट जाती है। यहाँ पे जितना चौड़ा है वो उसके बाद यहाँ पे जो है पर्वत वो सिंगल होके इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। कश्मीर में इसकी चौड़ाई अगर 400 किलोमीटर है तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर देखी जाती है, ठीक है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में हमने देख लिया है। और इसका क्षेत्रफल भी कितना था, 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में एक जनरल नॉलेज जो था वो हमने देख लिया है। इसको अब कितने भागों में बांटा गया है वो हम देखते हैं। देखो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो निर्माण के आधार पे और उत्तर से पूर्व की ओर 4 समांतर क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उत्तर से और दक्षिण की ओर जा रही है ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जो सबसे उत्तर में है उसको कहा गया है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जो है उसे कहा गया है वृहद हिमालय। और वृहद हिमालय के दक्षिण में है लघु हिमालय। लघु हिमालय के दक्षिण में है शिवालिक हिमालय। तो सबसे नवीनतम जो है श्रेणी वो कौन सी होगी, वो शिवालिक हिमालय कहलाएगी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो कहा जाएगा शिवालिक हिमालय जो है ये सबसे नवीनतम में आता है। अब हम इन चारों को डिटेल में अध्ययन करेंगे। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय हमने देख रहे हैं यहाँ पर मैप में, ये सबसे नॉर्थ में है। ये जो है हिमालय के सबसे नॉर्थ में है। और ये क्या है, सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कहा गया है इसको। इसका अन्य नाम भी देख लेते हैं। इसका अन्य नाम होगा तिब्बत हिमालय, क्योंकि इसकी ज़्यादातर श्रेणियाँ कहाँ पर है, तिब्बत में फैली हुई है। ये कश्मीर एरिया में आता है। अब ये जो है ये लद्दाख में आने लग गया हमारा। पहले ये जम्मू कश्मीर में आता था ये क्षेत्र, अब ये लद्दाख में आने लग गया है। तो ट्रांस हिमालय भारत के लद्दाख क्षेत्र और तिब्बत में फैला हुआ है। सबसे पहले ऊपर में देख लेते हैं ये पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी है। तो इसमें सबसे ऊपर की पर्वत श्रेणी आएगी काराकोरम, ये हमको दिख रहा है। इसके नीचे में है लद्दाख पर्वत श्रेणी, उसके नीचे में है जास्कर, और एक और है देखो ये है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि वो इंडिया में है कि नेपाल में है कि तिब्बत में है। तो कैलाश पर्वत जो है वो तिब्बत में है। ये देखो ये तिब्बत में आता है कैलाश पर्वत, जिस पे चीन का अब कब्जा हो चुका है। काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है उसमें सबसे ऊंची चोटी है, इंडिया की सबसे ऊंची चोटी K2। इसका अलग दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन, इसी को K2 को कहा जाता है। और इसकी क्या ऊंचाई कितनी है, देखो 8611 मीटर है, ठीक है। ये माउंट एवरेस्ट के बाद की सबसे हाईएस्ट जो है ना, सेकंड हाईएस्ट जो है वो चोटी है। लेकिन इंडिया की जो है ये पहली है। इंडिया की सर्वोत्तम पर्वत शिखर अगर कहा जाएगा तो K2 आएगा, उसके बाद आएगा कंचनजंगा।
लेकिन विश्व की जो है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, और सेकंड में आएगा K2। दुनिया की ये दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ये कौन सी श्रेणी में आता है, ये काराकोरम रेंज में आता है। अब यहाँ पे देखो काराकोरम पर्वत श्रेणी को और क्या कहा गया है, इसको कहा गया है कृष्णागिरी कहा गया है, और ये ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। लद्दाख पर्वत श्रेणी को में कौन कौन से प्रमुख शिखर है, तो इसमें आएंगे राकापोशी और हारमोसा। लद्दाख का जो पठार है वो भारत का सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है। अब जो कैलाश पर्वत श्रेणी है उसका अधिकांश हिस्सा हमने कहाँ बताया है, उसका अधिकांश हिस्सा कहाँ पर है, तिब्बत में है। अब देखो बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको याद कैसे रखा जाए। देखो काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है और कैलाश पर्वत, ये मोस्टली ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं। यहाँ पे हम देखो जास्कर पढ़ रहे हैं तो इसको हम एक पर्सन का नाम बना देते हैं भास्कर। जास्कर को हमने बना दिया है भास्कर। अब भास्कर क्या कर रहा है, सामान लदा हुआ है उसकी कार में, ठीक है, सामान लाद के कहाँ जा रहा है, वो कैलाश पर्वत पे जा रहा है। ठीक, ऐसा ही हमने ट्रिक बना के याद कर सकते हैं इसको कि भास्कर नाम का कोई पर्सन है, वो बहुत सारा ठंड का सामान जो है ना वो लाद के कार में कहाँ गया है, वो कैलाश पर्वत गया है। ठीक, तो ये ऐसे में हमको बिल्कुल याद हो जाएगा कि ट्रांस हिमालय की जो चारों पर्वत श्रेणियां हैं खास उसको हम ऐसी इजी वे में याद कर सकते हैं। अच्छा, एक और ये चीज़ हम देख लेते हैं कि K2 जो है काराकोरम जो श्रेणी में आ रहा है, ये इसको क्या कहा गया है, एशिया की रीढ़ कहा गया है। ठीक है, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है ना इसको कहा जाता है एशिया की रीढ़। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है तो इसे भी याद रखना है। अब हम देख लेते हैं वृहद हिमालय। वृहद हिमालय को क्या कहा जाता है, ग्रेट हिमालय कहा जाता है। वृहद हिमालय जो है वो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है जिसका निर्माण सबसे पहले कैसे हुआ था, ओलिगोसिन युग में हुआ था। इस हिमालय की सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्रेणियां किस में पाई जाती है, हिमालय की इसी में पाई जाती है, वृहद हिमालय में ही पाई जाती है। जो सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पर है, वृहद हिमालय में ही स्थित है। अब इसके देखो अन्य नाम भी देख लेते हैं हम। महान हिमालय कहा जाता है, ग्रेट हिमालय कहा जाता है, हिमाद्री, सह्याद्री और आंतरिक हिमालय भी किसका नाम है, वृहद हिमालय के ही नाम है। इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है और कंचनजंगा है। माउंट एवरेस्ट जो है वो पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और कंचनजंगा जो है ये भारत की सेकंड लार्जेस्ट है ये। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट जो चोटी है वो कौन सी है, भारत की कंचनजंगा। फर्स्ट क्या थी, K2 थी। अब वृहद हिमालय में हम देख लेते हैं और भी जो है ना और भी पर्वत श्रेणियां हैं। अब जैसे सबसे पहले तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है तो उसकी हाइट हम देख लेते हैं कितनी, देखो ये है 8848 मीटर है। ठीक है, 8848 मीटर। उसके बाद है देखो कंचनजंगा, ये आएगा 8598। मकालू की कितनी है, मकालू भी पर्वत श्रेणी है, वो है 8481। नंगा पर्वत की कितनी है, 8126 मीटर और नंदा देवी की है 7817 मीटर। तो ये जो सीरीज़ है इसे हमें याद रखना है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऊंचाई के आधार पे इन पर्वत श्रेणियों को क्रम से जमाया जाए। तो हमें इनकी ऊंचाई याद रहेगी तभी हम क्रम से जमा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले एवरेस्ट आएगा, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू, नंगा पर्वत और फिर नंदा देवी। ये सिर्फ वृहद हिमालय की पर्वत श्रेणियों के बारे में ही कहा गया है। अब एवरेस्ट की जो चोटी है उसको तिब्बत में क्या कहा जाता था, तो कहा जाता था चोमोलुंगमा कहते थे। इसका मतलब क्या होता है, पहाड़ों की रानी होता है। इसका नाम मतलब तिब्बत में कुछ और है और नेपाल में कुछ और है माउंट एवरेस्ट का नाम। माउंट एवरेस्ट को जो है ये नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है। अब देख लेते हैं हम इस सीरीज़ में कौन कौन से पर्वत श्रृंखला पड़ रही है। इसको भी क्रम से जमाने के लिए पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर लगा सकते हैं इसको। तो पूर्व में जो है सबसे पहले क्या आएगा, नामचा बरवा। नामचा बरवा जो है ये कहाँ स्थित है, ये तिब्बत में स्थित है। ठीक, ये तिब्बत में आएगा नामचा बरवा। उसके बाद देखो फिर आता है कंचनजंगा जो मेन है। बीच बीच में और छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां हैं लेकिन हमें मेन जो है उसको याद रखना जरूरी है। तो नामचा बरवा सबसे पहले आ जाएगा पूर्व में, उसके बाद आएगा कंचनजंगा, फिर आएगा मकालू,
फिर माउंट एवरेस्ट, फिर मनसालू, ठीक है, मनसालू, फिर धौलागिरी, अन्नपूर्णा। ये सब जो है ये कहाँ पर स्थित है? मकालू, माउंट एवरेस्ट, मनसालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा जो है ये नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा जो है वो हमारे भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और नामचा बरवा जो है वो तिब्बत में स्थित है। अब जो बंदरपूछ है, बद्रीनाथ है, ये कहाँ पर पड़ेगा? ये इंडिया में पड़ेगा, उत्तराखंड में, नंदा देवी हिमाचल में, और लास्ट में जो रहेगा सबसे पश्चिम का जो रहेगा वो आएगा नंगा पर्वत, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो इस प्रकार सीरीज़ में जमाने के लिए भी कहा जाता है। अच्छा, इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, आई होप आप लोग को भी पसंद आएगा। देखिए मकालू, ठीक है, पहले तो देखो कंचन है, कंचन के साथ में है मकालू, ठीक। अब क्या कर रहे हैं दोनों, मकालू और कंचन मिलके क्या बना रहे हैं? खाना, ठीक है, खाना बना रहे। तो उसमें क्या डाले उन्होंने? एवरेस्ट का मसाला, ठीक है, क्या हुआ देखो, एवरेस्ट मसाला। अब क्या कर रहे हैं उन लोग? देखो धो रहे हैं, खाना खाए, धोए, फिर अन्नपूर्णा माता क्या हो गई? प्रसन्न हो गई, इतना अच्छा खाना बनाए। क्यों? क्योंकि एवरेस्ट का मसाला डाला हुआ था। तो ये एक ट्रिक बन गई है, कंचन, मकालू, माउंट एवरेस्ट, मनसालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। ये सीरीज़ में जमाने के लिए जब भी पूछा जाएगा आप बहुत इजीली अब जमा सकते हैं। फिर बंदरपूछ है, बद्रीनाथ है, नंदा देवी, लास्ट का याद रखना है नंगा पर्वत, ये सबसे पश्चिम में पड़ेगा और यहाँ का पूर्व का है नामचा बरवा। तो ये हमने वृहद हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला देख लिए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम। अच्छा, ये देखते हैं कि यहाँ पे जो है बड़े बड़े ग्लेशियर की भी उत्पत्ति हुई है। ये देखो बंदरपूछ जो है यहाँ से यमुनोत्री यानी यमुना नदी जो है वो यहाँ से निकली है। गंगोत्री भी यहीं पे पड़ता है वृहद हिमालय में। और यहाँ की जो बर्फ़ जो रहती है, बर्फ़ जो है वो पर्वत श्रेणियाँ जो है वो हमेशा क्या रहती है? बर्फ़ से ढकी हुई रहती है। इसलिए ये जो नदियाँ रहती है हमेशा उसमें जल रहता है। सतत वाहिनी नदियाँ कहा जाता है क्योंकि जो बर्फ़ है वो पिघल के हमेशा इन नदियों में बहते रहता है। तो नदियाँ जो है वो सूखती नहीं है, यहाँ की हमेशा सतत वाहिनी रहती है। तो वृहद हिमालय देख लिया है। अब आगे हम देखते हैं मध्य या लघु हिमालय। ठीक है, वृहद हिमालय के दक्षिण में क्या आता है? मध्य या लघु हिमालय आता है, या क्या कहा जाता है इसको? लोअर हिमालय भी कहा जाता है। इसके और नाम क्या है? देखो, निम्न हिमालय भी कहा गया है इसको। इस श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः कैसे हुआ है? अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है इस पर्वत श्रेणी का निर्माण। ठीक है, यहाँ की जो श्रृंखला का निर्माण कैसे हुआ है? परिवर्तित शैलों के साथ हुआ है। इनकी ऊंचाई देख लेते हैं। ऊंचाई जो है वो 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर के बीच है। और औसत ऊंचाई क्या है? औसत चौड़ाई क्या है? यहाँ पे 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये जो फैला हुआ है कितने किलोमीटर तक है? 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? अगर मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बारे में जब भी पूछा जाएगा कि इसकी सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, तो क्या कहा जाएगा? पीर पंजाल श्रृंखला। ठीक है, पीर पंजाल श्रृंखला जो है वो इसकी सबसे लंबी श्रृंखला है। और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला में आएगा धौलाधर और महाभारत। धौलागिरी हमने वृहद हिमालय में देखा था। यहाँ पे क्या है नाम? देखो, धौलाधर, कंफ्यूज नहीं होना है, धौलाधर है और वहाँ पे धौलागिरी है। और महाभारत, यहाँ की ये जो दो श्रृंखला है ये बहुत महत्वपूर्ण है। घाटियाँ भी है यहाँ पर। कौन कौन सी घाटी है? देखो, कश्मीर की घाटी, हिमाचल में क्या आएगा? कांगड़ा, और कुल्लू की घाटियाँ भी कहाँ पर स्थित है? तो मध्य हिमालय में ही स्थित है। ये जो है पहाड़ों के नगरों के लिए बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है। मोस्टली जो नगर बने हुए हैं वो हिमालय के लघु हिमालय श्रेणी में ही आते हैं। पर्यटन स्थल भी बहुत सारे हैं इस हिमालय में। जब भी कहा जाएगा कि सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल किस हिमालय की श्रेणी में देखा जाता है, तो लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल देखने को मिलते हैं। जैसे शिमला, डलहौजी, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये आदि नाम तो आपने सबने सुने ही होंगे। तो ये सब जो जगह कहाँ कौन से इसमें आएगा? ये लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही आएगा। अब हम देखेंगे शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो है वो लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ये सबसे बाहरी श्रेणी में आता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है?
बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। और ये क्या है, सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इसकी चौड़ाई 10 से लेके 50 किलोमीटर तक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 900 से लेके 1100 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ इस श्रृंखला में नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से बनी हुई है। यहाँ की जो नदी श्रृंखलाएँ बनी हैं वो किससे बनी है, ये भी अवसादों से ही बनी हुई है। इसलिए यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, घाटियाँ, बजरी और जलोढ़ मिट्टी की मोटी परत से ढकी हुई है। यहाँ की जो घाटियाँ कैसे ढकी हुई है, बजरी और जलोढ़ मिट्टी की मोटी परतों से ढकी हुई है। निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में लंबवत घाटी को क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है। जैसे हमने सुना है देहरादून, और भी कौन कौन से दून हैं, कोटली दून, पाटली दून, ये सब कहाँ पर स्थित है, तो ये सब आएंगे शिवालिक हिमालय में। शिवालिक हिमालय का जो देखो ये उत्तर पूर्वी में भी फैला हुआ है। तो उत्तर पूर्व में जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला है इनका नाम क्या है, देखो अबोर, मिरी, मिश्मी, डफला, ऐसा नाम है। ये यहाँ पे जो जनजातियाँ निवास करती है उनके ही नाम पर यहाँ की पहाड़ियों के नाम रखा गया है। जैसे मिज़ोरम में जाएंगे तो मिज़ो पहाड़ी आएगी। तो ये क्यों पड़ता है इन पहाड़ियों का नाम ऐसा, क्योंकि वहाँ की जो जातियाँ हैं उनके जनजातियों के नाम पर ही यहाँ की पहाड़ियों का नाम रखा जाता है। ठीक है, अब जैसे कोई पहाड़ी पे चढ़ा और बोर हो रहा है, अबोर, ठीक है, तो क्या मिला उसको, किशमिश मिली। मिश्मी को हम किशमिश बना देते, उसको किशमिश मिला, ठीक है, और क्या मिला, फल मिला उसको। बोर हो रहा था तो क्या वो खोदने लग गया, खोदा तो क्या मिला, पहाड़ खोदा तो उसको किशमिश और फल। डफला को हम क्या बना दिए, फल, और मिश्मी को किशमिश। ठीक है, तो ये इससे हमें याद रहेगा कि यहाँ की जो जनजातियों के नाम से ही यहाँ की पहाड़ियों के नाम बनाए गए हैं। तो हमने आज निर्माण के आधार पर हिमालय का 4 वर्गीकरण करके देख लिया है। सबसे पहला हमने देखा था ट्रांस हिमालय, सेकंड था हमारा वृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। अब हम नेक्स्ट के चैप्टर में क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में नदियों के द्वारा जो है इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है हिमालय पर्वत को, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।